हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी। क्लास 11th बायोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमें स्टार्ट करना है आज से। ओके, क्या क्या देखेंगे हम इस चैप्टर में? सबसे पहले चलो कंटेंट ही दिखा देता हूँ आपको वीडियो का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन समझने से पहले आपको न्यूट्रिशन समझना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इस वीडियो में रखा गया है। फिर हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फिर मैं आपको दिखाऊंगा टाइप्स ऑफ डाइजेशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम हल्का हल्का इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन हल्का लेते लेते वीडियो अगर थोड़ा भारी हो भी जाए, डू वॉच इट बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर योर फंडामेंटल। आपका बेसिक क्लियर होने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन समझने से पहले हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। ओके, चलो न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या? वो चीज़ जिसे हम हमारे बॉडी के अंदर लेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट, द एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। सेकेंड, द रॉ मटेरियल्स टू सिंथेसाइज न्यू थिंग्स विल बी फॉर्म्ड। देखो मैं लिखता हूँ, सिंप्लीफाइड है, बहुत इतना कुछ है नहीं। न्यूट्रिएंट्स हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, पहला एनर्जी, दूसरा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल किसके लिए? हमको हमारे बॉडी में क्या ही बनाना है? तो भाई बहुत सारी चीज़ें बनानी है, जैसे आपका प्रोटीन बनाना है आपको, ठीक है। अमीनो एसिड पहले टूटेंगे, फिर वो वापस से प्रोटीन बनाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होती रहती है, सिंथेसिस होता रहेगा, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो उसके लिए हमको चाहिए, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, रॉ मटेरियल बन जाने चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो भी हमको देगा हम उसे कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में कौन आता है? तो भाई those materials which can fulfill both of this criteria we call it as food और डाइट। फूड और डाइट का नाम देते हैं हम लोग, यानी जो भी चीज़ें ये दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, दे आर नोन एज फूड और डाइट। फूड में क्या क्या होता है? सबसे पहले आप मान लीजिए प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, फिर आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली, उसके बाद स्मॉल क्वांटिटीज़ में, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट। आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर। ये तो चाहिए ही था हमेशा से। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। खिला खिला के पिज़्ज़ा काम करवाए जीजा। मान लीजिए आपकी जीजा जी आपके घर पे आए, आपको पिज़्ज़ा खिलाने ले गए, है ना। स्वादिष्ट काम तो करेंगे, मुफ्त में थोड़ी खिलाता जीजा, ठीक है। ये देखो अब होगा क्या। मान लीजिए आपका पिज़्ज़ा है आपके पास हाथों में, इमेजिन करो, चलो चलो। तो उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? चीज़, मीट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो मीट भी होगा, मीट के टॉपिंग्स होंगे, तो वहाँ से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? तो एक मीट में से मिल जाता है, मिल्क में से मिल जाएगा, फिर जितने भी आपके दाल हैं अलग अलग टाइप के पल्सेस, उसमें से आपको मिल जाता है, और सीड्स में से भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इन सबसे आपको प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। फैट, जीजा ने पिज़्ज़ा तो खिलाया, उसमें फैट भी है, कैसे? चीज़ है ना। अगर मेयोनीज़ है, फिर जितने भी कुछ वेजिटेबल्स में से भी आपको अच्छा खासा फैट्स मिल जाता है, राइट। सो फैट्स आपको मीट में से भी मिलता है एज वेल एज चीज़ में से भी। अगर हम सिर्फ पिज़्ज़ा की बात करें तो पेपरोनी भी तो होता है उसके ऊपर, ठीक है, वहाँ से आपको मिल गया। कार्बोहाइड्रेट्स, जीजा पिज़्ज़ा खिला तो रहे हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं है ना, हमको थोड़ा बहुत एनर्जी भी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स होता है आपका वेजिटेबल्स, ठीक है। फिर वीट ले सकते हो आप, राइट। दीज आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग फूड होता है। दे आर जनरली अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, जैसे स्टार्च एक है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट में आप सिंपली ऐसा ले सकते हो कि भाई CH&O, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसका एलिमेंटल फॉर्म होना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट हम उसे बोलेंगे, ठीक है। ओके, पॉलीअल्डिहाइड और पॉलीकीटोनिक ग्रुप होता है उसमें, ठीक है। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अब ये जो विटामिन्स है ये आपको मिल जाते हैं बेसिकली फ्रूट्स में से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और मिनरल्स आपको मिलता है यहाँ, फिर से आ जाओ पानी पे, वाटर में से आपको मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स आर व्हाट? बेसिकली कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स हैं। अब ये स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए, क्यों ऐसा? बिकॉज द थिंग इज, जब डाइजेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, तब हमारे बॉडी में ना कुछ एंजाइम्स होते हैं,
और वो एंजाइम को एक्टिवेट कराने का काम विटामिन्स एंड मिनरल्स करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं तुमको बताऊंगा इन दिस वीडियो ओनली, लेटर ऑन विल सी दैट। अभी फिलहाल तुम इतना समझ लो कि क्या तुमको फूड का डेफिनेशन पता चला? यस, बिकॉज फूड कंटेन्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल अलॉन्ग विथ वाटर। तो ये सारी चीज़ें हैं फूड में। अब देखो, हमको बॉडी के अंदर जितना भी कोई भी प्रोसेस करना है, वॉट एवर प्रोसेस वी वॉन्ट टू डू इन आवर बॉडी, आइदर हर एक लाइफ प्रोसेस को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मूवमेंट के लिए कौन चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। रेस्पिरेशन के लिए कौन चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिएंट्स। रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो भाई तुम कुछ भी कर लो, है ना, ईच एंड एवरीथिंग गोज बैक टू व्हाट? न्यूट्रिएंट्स। मेटाबॉलिज्म करना है, न्यूट्रिएंट्स को लाओ। एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स को लाओ। सांस लेनी है, न्यूट्रिएंट्स को लाओ। सब कुछ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो द सम टोटल ऑफ एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हुआ आपके बॉडी में, उसका एब्जॉर्ब किया, और उस एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, दैट इज न्यूट्रिशन। दैट एंटायर प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब फूड, जो भी चीज़ें आपको जिंदा रखने में काम आ रही है फूड के माध्यम से, दोज आर कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट्स। सो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड using the energy to carry out biological activities, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बेसिक अगर मैं आपको 2 वर्ड में बताऊं तो टू नरिश, ठीक है। ये जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, न्यूट्राइन, ठीक है। न्यूट्राइन का मतलब होता है टू नरिश, और न्यूट्रिशन का मतलब अगर हम डिफाइन करें उसे, सो द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, ओके, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दोज आर कैरिड आउट ड्यू टू द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम दैट। आपने न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में लिया, उसमें से एनर्जी डिराइव की, और आपके सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को आप कैरी आउट कर पाए, तब उस प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। दिस इज द ओवरऑल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स, ठीक। चलिए न्यूट्रिशन के टाइप देख लेते हैं फटाक से। न्यूट्रिशन आपने बचपन में पढ़ा है 10th में, मतलब अभी बच्चे ही हो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द नेक्स्ट वन इज हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक, ये किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग इट्स फूड। खुद बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ऑटोट्रॉफिक। उसमें भी 2 टाइप है, एक है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और एक जो है जो कीमोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट करेगा, राइट, वो अपने को नहीं देखना है। हीटरोट्रॉफिक, इसमें भी बहुत सारे टाइप है। सबसे पहला ले लो होलोजोइक, जो अपने लोग कर रहे हैं, ठीक है। होलोजोइक मतलब पूरा का पूरा द होल फूड पार्टिकल इज इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी एंड देन डाइजेशन स्टार्ट्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं होलोजोइक। फिर एक है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मच्छर, है ना। उसमें 2 टाइप होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर रह के पैरासाइटिज्म शो करे, और एक्टो मतलब जो बाहर से शो करे, ठीक है। आफ्टर दैट होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। फिर एक है आपका सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, यानी अजय सुनते हो, आप सब्जी ले आओ, मैं खाना बना देती हूँ, है ना। सब्जी लेने कौन गया? पापा। खाना बनाया किसने? मम्मी ने। खाया किसने? दोनों ने मिलके। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है सिम्बायोटिक में, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट जो है दोनों फुलफिल करते हैं एक दूसरे की, और फिर जो है हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं वो लोग। एक और टाइप है मिक्सोट्रॉफिक। नाउ दिस इज स्पेशली शोन बाय यूग्लिना। यूग्लिना जो है बड़ा ही चालाक है, ठीक है। जब इसके पास लाइट होता है, आई एम फोटोसिंथेटिक, मैं ऑटोट्रॉफिक को लाइट आन दो खाना बनाऊंगा। जैसे ही लाइट गायब, कौन ऑटोट्रॉफिक? कौन सा लाइट? कौन सा फोटोसिंथेसिस? नो, आई एम हीटरोट्रॉफिक, है ना। फिर वो अपना अलग ही कर रहा है, ठीक है। तो यूग्लिना कैसा है? ऑटोट्रॉफिक प्लस हीटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, इसीलिए इसको कहा गया मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन के भाई ऑटोट्रॉफिक, हीटरोट्रॉफिक, उसके सब टाइप्स, ये सब, ठीक है। तो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो आपके चैप्टर में एक्चुअली दिया गया है। ऑलराइट, लेट्स सी डाइजेशन क्या होता है। तो लिख देते हैं भैया डाइजेशन। डाइजेशन इज व्हाट, इफ आई वांट टू डिफाइन इट, है ना। तो सिंपली वी कैन से breaking down of बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब क्या? बड़े, है ना, बड़े बायोमोलिक्यूल। तो वी कैन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल इनटू
simpler biomicromolecule is called digestion। बस इतनी सी बात है, ठीक है, राइट। सो बड़े बड़े बायोमाइक्रोमोलिक्यूल जो है उनको तोड़ना है अपने को छोटे छोटे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल में। पर क्यों? रीजन इज दिस ब्रेकिंग डाउन हैज टू टेक प्लेस। मान लो ये मेरा बड़ा सा बायोमाइक्रोमोलिक्यूल है, नाउ आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट डायरेक्टली इन माई बॉडी। ये मेरे बॉडी में सीधा अपने आप से डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, मुझे इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सबसे पहले दिक्कत ये है इसकी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज इज टू लार्ज, दूसरा इसकी सॉल्युबिलिटी भी नहीं है मेरे में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी वाटर में। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं इतना बड़ा गुड़ समझते हो ना, गुड़, वो लेके आपके पानी में डाल दिया और कुछ नहीं करूँगा तो सॉल्युबल हो जाएगा क्या? वो नहीं होगा। लेकिन उसी की जगह गुड़ का पूरा छोटा छोटा पेस्ट बना दो और फिर सॉल्युबल करूँ, सो दैट इज डुएबल, इजीली हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है, साइज इसका बड़ा होता है, इसीलिए हमारा बॉडी इसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करता। डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर रहा, इसके लिए इसको क्या करना है? ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। वही तो लिखा है यहाँ पे, ब्रेकिंग डाउन। अब ब्रेकिंग डाउन ना दो तरीके से होता है, हमारे बॉडी की बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना अपन, राइट। तो ब्रेकिंग डाउन होता है दो तरीके से। फर्स्ट इज फिजिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, फिजिकली इसको तोड़ना, या तो उसका दूसरा नाम है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, राइट। जैसे आप खाना खाते हो तो दांत से चबा चबा के उसका छोटा छोटा हिस्सा कर देते हो ना, दैट इज व्हाट फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। दूसरा जो है दैट इज केमिकल और वी कैन से बायोकेमिकल, एक ही बात है, बायोकेमिकल या केमिकल। एंड द अनदर नेम फॉर दैट इज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, ठीक है। तो पहले में क्या है? फिजिकल, जो अपने टीथ से कर रहे हैं, टंग अपना उसको मिक्स कर रहा है, ये सब हो गया। दूसरा है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। अब याद करो वो पल जब मैंने आपको कहा था कि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, राइट। आपने ऐड में भी देखा होगा मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माधुरी दीक्षित जी आती है ना, हमारे पानी में है मिनरल्स, हमारा बॉडी है 70% वाटर, राइट। तो वो जो मिनरल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? दीक्षित ने कहा इसीलिए ना बताता हूँ मैं तुमको। दिस एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन इज टोटली डिपेंड अपॉन एंजाइम्स, ठीक है, इट इज डिपेंडेड अपॉन एंजाइम्स। नाम से पता चल रहा है एंजाइमेटिक है तो एंजाइम पे ही डिपेंड करेगा, वेरी ऑब्वियस। अभी एंजाइम्स की दिक्कत क्या है? दीज आर व्हाट? प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन के बने हुए हैं। किस तरह से? समझो, एक बड़ा वाला पार्ट ले लेते हैं प्रोटीन का, कुछ ऐसा ले लो, दिस इज व्हाट? प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन ये अभी इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। इनएक्टिव फॉर्म में ना, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो सही, लेकिन सिर्फ है, कर नहीं पा रहा कुछ। अब इसके अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड होना चाहिए यहाँ पे ताकि ये फिट हो जाए। ये मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया, बाकी इतने के अंदर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा कुछ समझ लो। तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसका हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। आई मीन यस, कोफैक्टर कहेंगे इसे। अब ये कोफैक्टर जो है 3 टाइप का हो सकता है। दिस कोफैक्टर कैन बी प्रोस्थेटिक मतलब क्या? प्रोटोटाइप, डुप्लीकेट, या तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजिकली देखेंगे तो नॉन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, नॉन अमीनो एसिड डेरिवेटिव, यानी अमीनो एसिड में से नहीं मिला है। दूसरा ये कोफैक्टर क्या हो सकता था? इट कुड हैव बीन अ कोएंजाइम हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? तो बेटा मेटल आयंस, ठीक है, तो मेटल आयन हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। अब प्रोस्थेटिक को छोड़ देते हैं, बचा क्या अपने पास? कोएंजाइम। अब जो विटामिन है ना, वो बनाते हैं इस कोएंजाइम को, और ये कोएंजाइम आगे जाके पूरा करेगा तुम्हारा एपो एंजाइम को, तो जाके आपका पूरा क्या बन जाएगा? हॉलो एंजाइम। वेरी गुड। देखो, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर विल गिव यू हॉलो एंजाइम, जो आपका एक्टिवेटेड एंजाइम है, अब जो अच्छे से अपना काम पूरा का पूरा कर सकता है। फिर मेटल आयंस कहाँ से आएंगे? मेटल कहाँ से आता है? मिनरल्स में से, है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब मैंने गिनाया था तभी मिनरल्स में, स्मॉल क्वांटिटी। तो मिनरल्स अगर रहा तो आपका मेटल आयन बनेगा, विटामिन अगर रहा तो कोएंजाइम बनेगा, दोनों बन गए तो आपका वो एपो एंजाइम पूरा हो जाएगा कोफैक्टर के साथ। और कोफैक्टर जब प्रोटीन वाले पार्ट के साथ मिल जाएगा, यानी एपो एंजाइम के साथ मिल जाएगा, तो आपका बन जाएगा होलो एंजाइम। एंड एट दैट point your enzyme is going to be activated and perform all the metabolic functions which is required। समझ में आ गया आपको? फिजिकल ब्रेकडाउन, केमिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन should be clear by now। I'm hoping at least that much। okay, अब डाइजेशन अपने कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? why, what is the need, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्टेड फूड को हम एब्जॉर्ब कर सकें।
एब्जॉर्ब भी क्यों करना है, ताकि उसमें से फिर एनर्जी मिल सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? सो दिस एब्जॉर्प्शन हैज़ टू टेक प्लेस बाय ब्लड वेसल्स, यानी आपका जो भी डाइजेस्टेड रिजल्ट है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड है, जो भी रिजल्टेंट फूड आपका बच रहा है, वो सारा का सारा डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? तो ब्लड वेसल्स में होगा। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड का रिजल्टेंट बनने वाला है, जो भी कंपोनेंट, फाइनल कंपोनेंट जो भी बना है रिजल्टेंट, वो क्या बनता है उसको भी देख लेते हैं ऊपर से। प्रोटीन, प्रोटीन टूट के क्या बनाता है? एमिनो एसिड, क्योंकि आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है कि प्रोटीन इज व्हाट? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन। बहुत बढ़िया। फिर क्या है अपने पास? फैट्स। फैट्स डाइजेस्ट होकर क्या बनाता है? तो वो बनाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बना देगा। ठीक है, ग्लिसरॉल, ऑयल, अल्कोहलिक ग्रुप, 3 फैटी एसिड जाके इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है अपना? फैट्स। क्लियर है? ओके। अल्कोहल, अब हमने तो फूड में अल्कोहल की बात की ही नहीं भाई, है मतलब जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट थे, तो क्या फूड के अंदर हम अल्कोहल को नहीं गिन सकते एज अ न्यूट्रिएंट? देखो लिमिटेड अमाउंट में ठीक है ना, बाकी किसी भी चीज़ की अति दुर्गति। ठीक है, तो वही बात है। तो अल्कोहल लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट एडिक्टेड टू गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल, दैट इज़ बैड। एंड पर्सनली मैं यही कहूँगा कि भाई ना ही ट्राई करो तो ही अच्छा है ना। बाकी कुछ लोग आपको ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई राम युग में दूध मिला उन्होंने पी, कृष्ण युग में मिला घी, कलयुग में मिली दारू हमने जम के पी, है ना। तो अपने को जम के पीना ही नहीं है, वही तो दिक्कत है। ठीक है, तो छोड़ दो ग्लिसरॉल को वहीं पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है भाई? जैसे स्टार्च, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये उसका डेफिनेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना देगा? लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज, है ना, C6H12O6। ग्लूकोज में से अपने को निकालना है एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो यहाँ से अपना मेन एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट सोर्स ऑफ एनर्जी हम बोलते हैं। फैट्स हमारा क्या है? फैट्स हमारा जनरली स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी हम स्टोर करके रखते हैं हमारे लिवर के अंदर, ग्लाइकोजन वगैरह ये सब में चला जाता है वो। एंड प्रोटीन क्या है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, मस्कुलर ग्रोथ है, वो प्रोटीन से होता है। आपने जिम के बंदों को देखा होगा हिलाते हुए, प्रोटीन के डब्बे शेक करते रहते हैं ना वो लोग। ठीक है, प्रोटीन अंदर डाल के शेक करेंगे, पूरा मिक्स हो जाएगा, फिर पिएंगे। प्रोटीन से क्या बनता है भाई? बॉडी मसल्स बन जाते हैं उन लोगों के, राइट। तो वो बात है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही आर्टिफिशियल प्रोटीन लो तभी कुछ होगा, मतलब जो पाउडर है वही लोगे तो ही कुछ होगा। नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स भी है अपने पास, लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर टाइम कंज्यूमिंग। तो वो लोग बस उतना वही टाइम बचा रहे हैं, और तो कोई बात है नहीं। ठीक है, तो मसल्स अगर बिल्ड करना है तो प्रोटीन चाहिए, अगर एनर्जी स्टोर करके रखनी है फैट्स चाहिए, और अगर एनर्जी इंस्टेंट यूज़ करनी है तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और विटामिन्स एंड मिनरल्स इन लोग के एक्टिवेशन के लिए, ताकि मेटाबॉलिज्म हो जाए। ओके, सो अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी फूड पे तो डिपेंडेंट है, और उससे भी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट से मेरा क्या कहने का मतलब है? मान लीजिए एक ट्री है, एक डियर है। डियर जाके ट्री में से खाना खा रहा है अपना, या फिर ग्रास में से खाना खा रहा है, कहीं से भी जहाँ से उसको खाना मिल रहा है वो खा रहा है, ग्रीन प्लांट में से। अब एक कार्निवोरस है, वो डियर को खा रहा है, लेकिन अगर डियर ने कभी अपना खाना खाया ही ना होता तो कार्निवोरस भी कुछ नहीं खा पाता, इट वुड हैव इवेंचुअली डाइड, राइट। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी के सभी डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, आइदर द केसेस ऑफ हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। ठीक है, तो फूड तो भाई आ रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही, एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन ही नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिंथेसिस नहीं होता तो फिर अर्थ ही नहीं होता, बात ही खत्म। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा दिया है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका क्या देख रहे हैं अपने? कंपोनेंट्स। तो भाई ब्रॉडली डिवाइडिंग 2 कंपोनेंट बनेंगे इसके। सबसे पहला बनेगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। आप अगर अपना 10th स्टैंडर्ड याद करो तो डाइजेशन चालू होते ही सबसे पहले एक खूबसूरत सी लाइन लिखी थी, क्या थी वो? डाइजेस्टिव सिस्टम, और वी कैन से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। खत्म बात, राइट। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड की जगह हम लिख सकते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एसोसिएटेड भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, राइट। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है यहाँ पे, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसे हम शॉर्टकट में बुलाते हैं GIT, राइट, GIT। और एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं? तो देखो,
पहले ये समझो, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सेसरी ग्लैंड्स दोनों मिला के क्या बनाएंगे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या, आपका देखो कैनाल का मतलब होता है ट्यूब, राइट, ट्यूब। तो ये ट्यूब स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सो दिस ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट करते हुए पूरा का पूरा जाएगा एनस तक। ये पूरा एक ही ट्यूब है, सिंगल लाइन में जो निकला है, एक ही रोड पे जा रहा है अपने, खाली बहुत सारे टर्न लेंगे रोड पे, तो वो जाके कहाँ पे रुकेगा, एनस पे। वहाँ से आपका जो भी वेस्ट है वो बाहर, यहाँ पे घुसा था आपका पिज्ज़ा, जीजा लेके गए थे पिज्ज़ा, यहाँ पे निकलेगा पुप, जो उसका रिजल्टेंट था, राइट। सो पिज्ज़ा टू पुप का सफ़र जो है वो जिस रास्ते पे तय होना है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब इस रास्ते में बहुत जगह पे चेकिंग आएगी, जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं ना पोस्ट पे चेक करने के लिए, तो मान लेते हैं वो पुलिस वाला कौन है, एक्सेसरी ग्लैंड्स है, जो अपना अपना सिक्रेशन ऐड करेंगे। तो ग्लैंड्स कौन से, सबसे पहले जो ओरल ग्लैंड्स की बात करूँ, ओरल मतलब जो माउथ है उसमें बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। पहला है अपना मान लो पैरोटिड ग्लैंड, फिर एक आएगा आपका सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी आएगा, सब लिंगुअल भी आता है, ठीक है, सब लिंगुअल, राइट, ऑल दीज आर द ग्लैंड्स। फिर अगर दूसरे ग्लैंड्स की बात करें तो लिवर है आपके पास बाइल जूस देने के लिए, फिर आपके पास पेनक्रियाज है पेनक्रियाटिक जूस देने के लिए। अब पेनक्रियाज के बारे में खास बात क्या है, पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्ट लेस ग्लैंड, जो पेनक्रियाज हार्मोन्स भी रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और यहाँ पे पेनक्रियाज का जो काम है, हियर इट इज एक्सोक्राइन इन नेचर, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज व्हाट, एक्सोक्राइन इन नेचर, यानी आपका जो डाइजेशन है उसी से इसका लेना देना। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू या फिर उसका जो डक्ट है, सॉरी नॉट ब्लड वेसल्स, उसका जो डक्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट, एक ट्यूब के थ्रू जाके वो अपना सिक्रेशन देगा, तब हम इसे कहेंगे एक्सोक्राइन इन नेचर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब जो डाइजेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है। सी, डाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। अब बोलोगे ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट होता तो मैं भी क्या करूँ, है ना। एक होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, यानी जो सेल के अंदर हो, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, जो सेल के बाहर हो। बताओ हमारा कौन सा, हमारा वाला एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे पॉरीफेरेंस, निडेरियंस, या फिर सर्टेन पैरासाइटिक हेलमिंथिस है ना, सर्टेन पैरासाइटिक हेलमिंथिस जिसके अंदर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्यूलर का मतलब फूड सेल के अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट हो रहा है। मोस्टली दे आर प्रिमिटिव इन नेचर, राइट, या तो फिर हम प्रोकैरियोटिक भी बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। तो सेल के बाहर कहाँ हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है लूमेन। लूमेन मतलब क्या, कैविटी, खाली जगह है ना, तो लूमेन ऑफ द बॉडी ट्यूब, वहाँ पे जो है ये बहुत बड़ा एक लूमेन है, बहुत बड़ी ये खाली जगह है, अभी आपको दिख रहा होगा शायद, यस। तो खाली जगह में हमारा डाइजेशन होता है, राइट। सो दैट इज व्हाई आवर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, उन लोग का है इंट्रासेलुलर, प्रिमिटिव का, एंड दिस आर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आज हमने देखा न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ वी आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रॉफिक प्लांट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन देख लिया, राइट। डाइजेशन किस दो तरह से हो सकता है वो भी देख लिया, हमारा वाला कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, बहुत बढ़िया। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स देख लिया हमने, एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप करते रहेंगे सपोर्ट खूब तो भैया मचाते रहेंगे ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।